हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 9 के लिए हम लोग आज यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पूरा सॉल्यूशन देखना है एनसीईआरटी के बुक से, ठीक है? तो कुछ कम ही क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है। साउंड जा रहा है आपको साफ साफ? चलो ठीक है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन ही है, 4 5 6 7 क्वेश्चन होंगे, अब एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे। इससे पहले जो यूक्लिड ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट हमने दे दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो वीडियो पहले तुम देख लेना, ठीक है? यूक्लिड ज्योमेट्री का कंसेप्ट को हर क्वेश्चन में यूज होने वाला है। आगे जो भी पढ़ोगे, लाइन्स एंड एंगल्स, या फिर तुम ट्रायंगल पढ़ोगे, कॉन्ग्रुएंस पढ़ोगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, सर्किल पढ़ोगे, सब में यूक्लिड ज्योमेट्री का यूज होता है। तो वो कहाँ पे कैसे यूज करना होगा ये मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री कंसेप्ट बता दिया था, ठीक है? तो वो देख लेना तुम। थोड़ा साउंड ज़्यादा कर लो, मेरा साउंड थोड़ा सा कम रहने वाला है, ठीक है? क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है? यहाँ पे ये 4 5 जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, ठीक? देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कह रहा है कि एक पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? सपोज करो कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है? तो इससे एक ही लाइन पास करेगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इससे एक दूसरा लाइन भी पास कर सकता है, इससे एक तीसरा लाइन भी, सॉरी, इससे तीसरा लाइन भी पास कर सकता है, इससे इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगे, ठीक है? इससे कितने लाइन पास करेंगे? इनफाइनाइट लाइन। तो यहाँ पे वन, ठीक है, ओनली वन कह रहा है, तो ओनली वन तो नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तुम यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? रीजन में क्या लिखोगे कि इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा जो है ये फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अच्छा देखो, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, टू डिस्टिंक्ट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इस पॉइंट को मैं ए कहता हूं, इस पॉइंट को बी कहता हूं, ठीक है? समझना बात को, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक। तो इन दोनों पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास करेगा? यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। यहाँ कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। पहले तुम देखो पास करवा के, मैं एक लाइन को पास करवा दिया, ठीक है? अब तुम कौन सा लाइन को पास करवाओ बताओ? अब कोई भी लाइन जो पास करेगा वो तो लाइन इसी पर से पास करेगा ना, क्योंकि यही पॉइंट है। ऐसे अभी ऐसे और ऐसे पास नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट से पास करवाना है। किसी एक पॉइंट से पास करना होता तो इनफाइनाइट पास कर गया, लेकिन जब भी दो पॉइंट से पास करवाना है तो एक ही लाइन पास करेगा, दूसरा लाइन पास नहीं कर सकता है। तो तुम्हारा जो ये स्टेटमेंट है भाई, ये भी स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है, क्योंकि वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है? किसी दो पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकता है, दैट इज आंसर। तो ये तुम्हारा दूसरा गलत हो गया। तीसरा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। बिल्कुल सही बात है, ये तो तुमने पढ़ा था यूक्लिड का, वो जो था क्या कहते हैं, एक्सियम पढ़ा था, उसमें भी था, पोस्टुलेट में भी था ये चीज़। तो देखो, ये एक क्या टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ जो लिखा हुआ है टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है लाइन सेगमेंट। टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो गया हो, लाइन सेगमेंट ये बढ़ नहीं रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट होगा। तो इसको जरूरत पड़ने पे ना हम दोनों साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? मैं इधर भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ इनडेफिनेट प्लेस तक, और मैं इधर भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है? तो एक टर्मिनेटेड लाइन हमारा यहीं तक था, ए और बी। जरूरत पड़ने पे इसको हम आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों साइड में। ये तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथे स्टेटमेंट की बात करेंगे, इफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्किल इक्वल है तो उनका रेडियस भी इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि दो सर्किल मैं यहां पे ले लूं, ठीक है? ये दो सर्किल मैंने ले लिया, ठीक? यहीं पे ले लेता हूं भाई, स्पेस तो है नहीं अपने पास में, इसको मिटा के यहाँ पे। देखो, सर्किल का मेजरमेंट सिर्फ रेडियस से ही होता है। सर्किल का मेजरमेंट किससे होता है? सर्किल किससे बनाते हो? सर्किल तुम बनाते हो एक पॉइंट से और एक रेडियस से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सर्किल के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए, जो मैंने पॉइंट ले लिया, और एक चाहिए रेडियस। देखो रेडियस, ठीक है? ये पॉइंट और ये रेडियस। तो अगर कोई दो सर्किल, ठीक है? कैसा भाई? इफ टू सर्किल आर इक्वल, दोनों सर्किल इक्वल है, ठीक है? देखो ये दोनों सर्किल इक्वल है, तो जब ये इक्वल है तो इनका रेडियस भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। इनका रेडियस भी क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। तो इक्वल सर्किल के रेडियस भी इक्वल होते हैं। ये सेंटेंस तुम्हारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5,
इन द गिवन फिगर 5.9, ये जो फिगर दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। देखो ए बी किसके बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, ठीक, और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? बिल्कुल। मान लेता हूं मैं कि ये ए बी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी किसके बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, तो पी क्यू जो है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। तो अगर पी क्यू 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 5। तो सब तो 5 सेंटीमीटर ही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ए बी जो है ये एक्स वाई के बराबर होगा। ये बिल्कुल सही बात है, ये भी 5 ये भी 5, दोनों बराबर है। हो गई बात, यही बात करनी थी। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ पा रहे हो अच्छे से? बिल्कुल समझ पा रहे हो तो कमेंट करके बता दो यस सर मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे चुपचाप बैठ के देखते मत रहो मैं कितना बोल रहा हूँ, बताओ, तुम सिर्फ टाइप कर दो। और क्लास 9 के जो भी स्टूडेंट हैं जो वीडियो यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, बता दो कि क्लास 9 का सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है एक ही चैनल पे, ठीक है। मतलब तुम कंसेप्ट भी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी एक्सप्लेनेशन है सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे एनसीईआरटी का हो चाहे आर सवाल का हो, जितने भी एक्सरसाइजेस जितने भी क्वेश्चन है, सबका सॉल्यूशन, वंडरफुल सॉल्यूशन, ठीक है, विथ क्रिस्टल क्लियर जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, कि पूरा डिटेल्स में समझा के, ऐसे में हाँ या नहीं, ट्रू या फॉल्स बोल सकता था, मैं यहाँ पे समझा के लिख रहा हूँ। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट ही होने वाला है और सब कुछ आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक। और अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करो। फ्री में इतना सारा कंटेंट मिल रहा है ना, इतने सारे कंटेंट जो है बायजूस पे आपको पे करना पड़ता है 25,000 एक साल के लिए तो मिलता है, और यहाँ पे सारे के सारे कंटेंट वही मिल रहे हैं। और बायजूस के टीचर कोई फॉरेन से या फिर वो आसमान से नहीं आते हैं। मैं खुद बायजूस का जो है ना, मेरे पास भी आया था बायजूस का मेल, मैंने उसका इंटरव्यू भी दिया था, पर मैं ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे अपना प्लेटफॉर्म बनाना था, मुझे अपना यूट्यूब चैनल चाहिए था, ठीक है। किसी के नाम के नीचे मैं बैठ के काम करूं अच्छा नहीं लगा, मेरे को लगा कि नहीं चलो छोटा ही हो लेकिन अपना नाम हो, और नाम छोटा क्यों होगा, एक ना एक दिन बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, मेहनत कर रहा हूँ तो बड़ा होगा ही। तो इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पे। तो ये मत सोचना कि कोई चैनल है तो यूट्यूब चैनल अच्छे से नहीं पढ़ाता होगा। यूट्यूब चैनल पे मैं जितने अच्छे से पढ़ा देता हूँ, आप जो पेड कोर्सेज से कंपेयर कर लो फिर बताना, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखो भाई, give the definition of each of the following terms. They are are they other terms that need to be defined first? They what are they and how might you define them? ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्या भाई पैरेलल लाइन तुम जानते हो, इसको डिफाइन करने की मेरी आई डोंट थिंक कि मेरे को डिफाइन करना जरूरी है। पैरेलल लाइन क्या होता है, जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो तो ये पैरेलल लाइन होता है। तुम लिख सकते हो द पैरेलल लाइन्स आर दोज लाइन्स, ठीक है, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। सिंपल सी बात है। परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। मैं बोल रहा हूं तुम लिख लेना। लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज फिक्स लेंथ। इसका लेंथ फिक्स है, ये लाइन का ही पार्ट है। देखो जैसे ये लाइन था, ये क्या था, लाइन, इसमें से मैंने इतना पार्ट काट लिया तो ये लाइन का पार्ट है, अब इसका लेंथ फिक्स हो गया। लाइन का लेंथ नहीं होता है लेकिन लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है, बता सकते हो। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज फिक्स्ड लेंथ। रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस का क्या, रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर, ये ब्लैक वाला सर्कमफ्रेंस है और ये ब्लू वाला सेंटर है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस इज द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। सर्किल के सर्कमफ्रेंस और रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को रेडियस बोलते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है भाई, स्क्वायर इज ए रेगुलर फिगर, ठीक है, विच हैज इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। स्क्वायर क्या होता है, ऐसे हम अलग तरीके से डिफाइन करें, क्लास 9 में आ गए। रेगुलर फिगर है, रेगुलर, ठीक है, जिसके साइड्स इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है, यही होता है स्क्वायर। डिफाइन कर लिया। अभी तुमसे क्या कर रहा है कि व्हाट, ठीक है, तुमसे ऐसा कह रहा है कि क्या कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जिनको पहले डिफाइन करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे टर्म है। देखो हम कहाँ पे आ गए, हम पैरेलल लाइन पे सीधा आ गए, ठीक है, हम किस पे आ गए, पैरेलल लाइन पे। पैरेलल लाइन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन क्या होता है,
ठीक है, लाइन से पहले ये पता होना चाहिए कि रे क्या होता है, रे से पहले ये पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है। तो दीज आर द टर्म्स, ठीक है, तुमसे कह रहा है कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो इनसे पहले डिफाइन करना चाहिए था। तो आप सबसे पहले पॉइंट को डिफाइन करते, क्योंकि जो लाइन बनता है वो पॉइंट से लाइन बनता है। लाइन किससे बनता है? पॉइंट से। जो लाइन देख रहे हो तुम, ये बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है। अब कितने पॉइंट से बना है ये बताना पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट, कोई भी लाइन हो, छोटा सा लाइन हो या बड़ा सा लाइन हो, ये बनता है पॉइंट से और इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। तो पहले पॉइंट को डिफाइन करना है। अब पॉइंट से एक तरफ बढ़ेंगे तो इसको रे बोलते हैं, तो फिर इसको रे को डिफाइन करना है, फिर लाइन को डिफाइन करना है और फिर डिफाइन करना है लाइन सेगमेंट को, जो लाइन सेगमेंट था तब ये सब बातें होती। तो ये जो टर्म्स है ना, इनको पहले डिफाइन करना चाहिए था। बात क्लियर है? समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। सुबह से बोलते बोलते, सुबह से 3 घंटा वीडियो मैंने बनाया है, 3 घंटा लगातार बोल के। यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना थक गया हूं मैं, बट स्टिल आई हैव टू डू दैट। कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। ये देखो 2 पोस्टुलेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये यूक्लिड का पोस्टुलेट नहीं है, ये पोस्टुलेट लिखा हुआ है। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है क्या कि एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, लाइन का नाम है, सॉरी लाइन नहीं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी, ए और बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, ए और बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट था, मैंने इसको मिला दिया। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी, एक इसमें तीसरा पॉइंट सी है, लाइज बिटवीन ए एंड बी। बिल्कुल एक पॉइंट सी हो सकता है जो ए और बी के बीच में आता है। तुमसे कह रहा है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में आना चाहिए पॉइंट सी, तो बिल्कुल बीच में आ रहा है, ठीक है। बीच मतलब मिडिल, बीच मतलब मिडिल नहीं होता है, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। मिडिल बोलता है तो मिडिल निकालते हैं, लेकिन बिटवीन बोला है तो बिटवीन हम यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं। मिडिल का मतलब यही होता है, सॉरी बिटवीन का मतलब ये होता है। ये पहली बात हो गई। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। बिल्कुल सही बात है। तुमसे कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, कम से कम 3 ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक लाइन में नहीं होंगे। बिल्कुल देखो, पहले मैंने 2 पॉइंट लिया, अभी मैंने 3 पॉइंट लिया, दिस एंड दिस। मैंने अभी 3 पॉइंट और लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो क्या ये जो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट होते हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन पे नहीं हो। तो पहले 2 पॉइंट लेके मैं देखता हूँ, ठीक है। ये 2 पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहा है, देखो गौर से, 2 पॉइंट तो एक लाइन पे आ गया, 3 पॉइंट है यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट भी एक लाइन पे आ गया। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये कह रहा है कि सेम लाइन पे नहीं होता है, कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो सेम लाइन पे नहीं होता है, लेकिन 3 पॉइंट तो सेम लाइन पे हो गया, ठीक है, किसी एक जगह पे हो गया, लेकिन हर जगह नहीं होगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ भी तो 3 पॉइंट है, यहाँ भी 3 पॉइंट है, ए बी एंड सी, यहाँ पे 3 पॉइंट था, ए बी सी। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट एक लाइन पे हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मैं इस दोनों पॉइंट को एक लाइन में कर सकता हूँ, लेकिन तीसरा पॉइंट तो अभी एक लाइन पे नहीं आया। फिर तुम इस दोनों पॉइंट को एक लाइन पे कर सकते हो, बी और सी को तुम एक लाइन पे रख सकते हो, ठीक है। बी और सी एक लाइन पे आ गया, लेकिन ये तो लाइन पे नहीं आया। तो बिल्कुल सही बात है, देयर एग्जिस्ट एट कम से कम 3 पॉइंट, 2 पॉइंट जब भी होंगे तो वो एक ही लाइन पे होगा। देख लो, ए बी एक लाइन पे आ गया, बी सी एक ही लाइन पे आ गया, लेकिन जब ए बी सी तीनों हुआ तो जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन पे होगा, अलग भी हो सकता है। तो ये बात जो लिखा हुआ बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, ठीक। 3 पॉइंट एक लाइन पे हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार होगा, लेकिन 2 पॉइंट हमेशा एक ही लाइन पे होगा। ये 2 बात समझ चुके हो तो बिल्कुल हमने इसको डिफाइन करके बता दिया। तो ऐसे फिगर बना के हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये जो पोस्टुलेट दोनों दिया हुआ है, क्या कोई अनडिफाइंड टर्म को बताता है? बिल्कुल, यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म, देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स की, तो यूक्लिड देखो, जो हमने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री में पॉइंट का कोई चर्चा नहीं था। यूक्लिड ज्योमेट्री जो हमने पढ़ा उसमें पॉइंट का कोई चर्चा नहीं था। और हम जो पढ़ते थे और एक बात, एक यहाँ पे लाइन होगा, लाइन लिखा हुआ, सेम लाइन। देखो 2 पॉइंट जो है ना अनडिफाइंड है,
यूक्लिड ज्योमेट्री में पॉइंट और लाइन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ध्यान देना, मेरी बात को सुनना गौर से। यूक्लिड ज्योमेट्री में पॉइंट्स के बारे में, लाइन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हमने किसमें देखा? टर्मिनेटेड लाइन के बारे में हमने पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा? वो जो बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ डेफिनेशन। यूक्लिड ज्योमेट्री, जो यूक्लिड का 5 पोस्टुलेट था और एक्सियम्स थे, उन 5 पोस्टुलेट और एक्सियम में कभी भी पॉइंट का और लाइन का डिस्कशन नहीं है। तो हम यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये अनडिफाइंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमने डिफाइन किया, लेकिन यूक्लिड ज्योमेट्री में डेफिनेशन इसका नहीं है, बुक में लिखा हुआ है, अलग बात है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये अनडिफाइंड टर्म्स है, क्योंकि तुम पॉइंट, अब देखो पॉइंट को तुम क्या डिफाइन करोगे? इस पॉइंट जो मैंने पॉइंट दिया इसको क्या डिफाइन करोगे? इसलिए यूक्लिड ने इसको डिफाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम इसको क्या डिफाइन करोगे, क्या लिखोगे इसके बारे में? या फिर लाइन है तो लाइन के बारे में क्या लिखोगे? इसका लेंथ, तो हम इसके लेंथ, इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। इसका लेंथ कितना होगा हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई तुमसे कहे कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, तुम कहोगे कुछ नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा तुमको पता नहीं है, मतलब अनडिफाइंड हो गया। इसलिए कभी कभी हम इन्फिनिटी को अनडिफाइंड भी बोलते हैं। तो ये जो 2 टर्म्स हैं, पॉइंट्स एंड लाइन, ये अनडिफाइंड है यूक्लिड ज्योमेट्री में, ठीक। डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट? एक्सप्लेन। तो ये जो दोनों बात लिखा हुआ है, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करता है? बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। यूक्लिड का पोस्टुलेट इसके बारे में था ही नहीं। यूक्लिड का पोस्टुलेट इसके बारे में था ही नहीं। यूक्लिड का पोस्टुलेट क्या कहते हैं, वो पैरेलल लाइंस के बारे में था, सर्किल के बारे में था, राइट एंगल के बारे में था। तुमने पढ़ा होगा यूक्लिड का पोस्टुलेट। यूक्लिड का पोस्टुलेट इन सब के बारे में नहीं था, तो ये फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि यूक्लिड के पोस्टुलेट में इन सब का डिस्कशन नहीं किया गया है। ऑलराइट, बात समझ गए हो तुम? आर दिस पोस्टुलेट, अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया था। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? तो है तो कंसिस्टेंट, गलत तो नहीं कह रहा है, बात समझ रहे हो? ये है तो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये भी है कि एक दूसरे से कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, एक दूसरे से कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 पॉइंट से पास करेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 3 पॉइंट से कम 3 पॉइंट होंगे जो एक लाइन पे नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं हो रहा है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे 3 पॉइंट एबीसी है, एक लाइन पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 पॉइंट एक ही लाइन पे होगा, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी, दोनों स्टेटमेंट में जो कहा गया बिल्कुल सही कहा गया है। तो ये कंसिस्टेंट है, बिल्कुल सही है, कंसिस्टेंट। लेकिन ये यूक्लिड के पोस्टुलेट में नहीं है, इसलिए यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, वही क्वेश्चन। पॉइंट ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी है, ठीक है, एक पॉइंट सी है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। अच्छा, इस तरीके से है कि जितना ए सी है उतना ही बी सी है, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ऐसा कहा जा रहा है। देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, ठीक है। देखो, अब तुम यहाँ पे एक बात समझ चुके हो, बिल्कुल समझ चुके हो तुम। इसको मैं पहले ऐसे समझाता हूँ कि जो ए बी है, पूरा ए बी, मान लो कि ये पूरा ए बी 6 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो चूंकि ए सी और बी सी बराबर हो गया, मतलब उसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया, बीच में एक पॉइंट दिया सी, और अभी ए सी और बी सी क्या है, बराबर है, मतलब 2 पार्ट कर दिया। तो ये 3 और ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक। तो ए सी जो है, ये जो ए सी है इतना पार्ट 3 हाफ ऑफ ए बी कितना, 6 है, तो 6 का आधा 3 ही होता है, बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग ए फिगर ड्रॉ कर दिया, एक्सप्लेन करना है इसको। देखो, मैं कहूँगा कि देखिए सर, अगर आप AC की बात करते हैं तो AC में तुम BC जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, AC मिलेगा, सॉरी AB मिलेगा। अगर तुम AC, ये लाइन AC में BC, ये BC को जोड़ोगे तो तुमको पूरा AB मिलेगा ना। ये पूरा AB कब मिलेगा, जब AC में CB जोड़ेंगे, ठीक है। अभी एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि AC जो है ये BC के बराबर है, तो मैं AC तो रखता हूँ और इस BC को मैं क्या लिखता हूँ, AC लिखता हूँ, क्योंकि BC AC के बराबर है। तो BC के बदले क्या लिखा, AC लिखा, इक्वल टू AB। AC और AC 2 बार AC है, 2 टाइम्स AC इक्वल टू AB, इसलिए AB इक्वल टू 1/2। ये 2 को मैंने नीचे आया, फ्रैक्शन में 1/2 आ गया। यही चीज़ तो प्रूफ करना है, देखो यही चीज़ तो प्रूफ करना है। तो कितने आसान तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। समझाने के लिए मैंने लिखा था, ये 6 और 3 लिखना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, मैंने समझाने के लिए लिखा था।
2 मिनट के लिए भाई फैन ऑन करता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। इन क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने देखा है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ, बिल्कुल देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए था और पॉइंट बी था और यहाँ पे था पॉइंट सी, तो सी को हम क्या मिड पॉइंट बोलेंगे। सी एक पॉइंट नहीं है, सी मिड पॉइंट है, जो बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, तो सी मिड पॉइंट हो गया। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिडिल पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुमको प्रूफ करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, ये तो पता है कि एक ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो चूंकि सी ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, इसीलिए तुम क्या कहोगे कि इसीलिए ए सी, इसको मैं लिख के बताता हूं, ठीक है, अच्छे से लिख के, सॉल्यूशन, ठीक है। सी इज the midpoint of AB, C is the midpoint of AB, C AB का midpoint है, इसीलिए जो AC होगा, ठीक है, वो CB के बराबर होगा, या BC लिखते हैं, AC और BC, बिल्कुल क्लियर है ये कि भाई चूंकि मिड पॉइंट है तो जितना AC होगा उतना ही BC होगा। अब प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करें? प्रूफ करने के लिए कंट्राडिक्शन पे जाना पड़ता है, वो चीज़ जो पॉसिबल नहीं है वो मानना पड़ता है। जैसे तुमसे कह रहा है कि प्रूफ करने के लिए कि वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, प्रूफ करना है कि एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, तो मैं गलती से मान लेता हूं कि इसका एक मिड पॉइंट दूसरा है डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ पॉसिबल लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर पॉसिबल है, चूंकि मुझे पता है कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मेरे को कंस्ट्रक्ट तो करना है, दिखाने के लिए कि जो मैंने किया वो गलत है, उसी को कंट्राडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो इसका होता ही है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो मैंने लिया ये शो कर देना है कि दूसरा पॉइंट लिया तो गलत हो गया, इसलिए एक ही पॉइंट होगा, ये चीज़ शो करना है। तो इफ पॉसिबल लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मान लेते हैं कि डी ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक। तो अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो जितना ए डी होगा उतना ही डी बी होगा, मिड पॉइंट पर तो यही होता है, इसीलिए ए डी बराबर बी डी, बिल्कुल सही बात है, ठीक। अब यहाँ पे एक काम और भी करना था, रुक जाओ यहीं पे कर ही लेते हैं उस काम को, एक सेकंड, कुछ लिखना छूट गया था, अभी लिख देता हूँ बीच में। तो ये ए सी और बी सी दोनों जो है ये क्या है, ये ए बी का आधा होगा, मिड पॉइंट है तो आधा ही होगा ना, ये क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी का आधा। और तुमने अभी डी को मिड पॉइंट माना है, तुमने क्या माना कि डी ही उसका आधा है, डी मिड पॉइंट मतलब डी बीच में आ रहा है, तो अभी जितना ए डी है और जो बी डी है वो भी ए बी का आधा ही होगा, ये भी ए बी का आधा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तुमने मिड पॉइंट को डी मान लिया, तो डी बिल्कुल बीच में आ रहा है, मतलब आधा आधा पार्ट हो रहा है, तो ये जो डी पॉइंट है ये ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए बी बाई 2, ए डी और ए बराबर हो जाएगा, ठीक। अब तुम क्या देख रहे हो, तुम एक चीज़ देख रहे हो, तुमको पता है कि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, मैं कहूँगा कि ए सी भी ए बाई 2 के बराबर है और ए डी भी ए बाई 2 के बराबर है कि नहीं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से तुम देखोगे तो यूक्लिड का एक्सियम कहता है कि, ठीक है, इक्वल्स, ठीक है, सॉरी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स मतलब ए सी एंड ए डी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये भी ए बी बाई 2 के बराबर है और ए डी भी ए बी बाई 2 के बराबर, तो ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो ए सी है ये ए डी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा ए डी के बराबर। क्यों? क्योंकि ए सी भी ए बी बाई 2 और ए डी भी ए बाई 2, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब गौर से देखो कि ए सी और ए डी कैसे बराबर हो सकता है, ए सी यहाँ पे है और ए डी यहाँ पे है, दोनों बराबर कैसे हो सकता है? ये तो तभी बराबर हो सकता है ना जब डी कहाँ पे आ जाए, जब डी सी पे ही हो, ये तभी बराबर हो सकता है जब डी कहाँ पे हो, सी पे ही हो, बस समझ रहे हो? तो अभी क्या लिखोगे तुम, इट इज, ठीक है,
नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि डी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, और हम कहेंगे कि ए सी और डी बराबर है, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने क्या मान लिया, तुमने इफ़ पॉसिबल करके लिखा है, तुमने लिखा कि अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि डी मिड पॉइंट है, लेकिन हमने क्या लिखा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ए line segment has one and only one midpoint. A line segment has one and only one midpoint. बात समझ में आ गई? समझ पा रहे हो? गर्मी से तो मेरी हालत खराब हो गई है भाई। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन 5 पर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इन फिगर 5.10 ठीक है 5.10 ए सी इक्वल टू बी डी। देखो ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ए बी, प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। ठीक, देखो ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है। अब देखो जरा, ए सी और बी डी बराबर दिया हुआ है, ये जो बीच वाला पार्ट है बी सी, ठीक है, क्या घस दिया मैं भी, ये जो बीच वाला पार्ट है बी सी, ये दोनों में आ रहा है, देख रहे हो ना, ये इसमें भी, ये बी डी में भी ये ब्लैक वाला पार्ट आ रहा है और ए सी में भी ब्लैक वाला पार्ट आ रहा है, तो मैं दोनों में से घटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ए सी में से भी बी सी घटा लेता हूँ और बी डी में से भी बी सी घटा लेता हूँ। बात समझ में आ रही है? ए सी में से बी सी घटा लिया और बी डी में से भी बी सी घटा लिया। ये यूक्लिड का एक्सियम कहता है, ठीक है, यूक्लिड का जो एक्सियम है कहता है कि आप कोई इक्वल चीज़ को दोनों में से घटा सकते हो। तो ये ए सी और बी डी बराबर था, इसमें से बी सी और यहाँ भी बी सी घटा लिया। तो घटाने के बाद ए सी में से बी सी घटाओगे, देखो ये पूरा ए सी है, इसमें से बी सी घट गया, तो क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, मतलब ए बी बचा हुआ है, और बी डी, ये पूरा पार्ट बी डी था, उसमें से तुमने बी सी घटा लिया, तो कौन सा पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट बचा हुआ है, मतलब सी डी बचा हुआ है। तो ए बी इक्वल टू सी डी तुम्हारा प्रूफ हो चुका है। बस समझ में आ गई? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्सियम 5 इज द इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। जो एक्सियम 5 है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो क्यों बोलते हैं सोच के देखो। क्या था एक्सियम 5? क्या था एक्सियम 5? था कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक्सियम 5 आपका यही था, मैं लिख के बता देता हूं, देखो, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि होल हमेशा अपने पार्ट से भरा होता है। तो ये कैसे होता है? बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली तुमको एक फिगर बना देना है, फिगर ऐसे जो भी मैंने फिगर बनाया है, और देखो इसमें से एक पार्ट में अलग कर लेता हूँ, तो ये इसका पार्ट है ना, ये इसका पार्ट है, ये अपने होल से भरा है, ये पूरा होल है, ये क्या है, ये होल, और ये क्या है, पार्ट। तो होल हमेशा अपने पार्ट से भरा होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फिगर बनाओगे, फिगर ऐसे जिसमें मैंने बनाया है, और इस एक पार्ट को अलग करके दिखा दोगे, कह दोगे कि भाई जो पार्ट है ये हमेशा होल से छोटा है, मतलब होल हमेशा पार्ट से भरा होता है। ठीक है, दैट्स इट, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो अब 5.2 आ गया, 5.1 मतलब पूरा खत्म हो चुका है। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन थे, कुछ खास ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं था। यूक्लिड का जो एक्सियम है इसका यूज हर जगह पे होता है, ये समझ लो। ठीक है, ये इसका यूज हर जगह पे होगा। तो चलो बात खत्म करते हैं यहाँ पे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 28 मिनट का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।